जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए आरपीएफ कांस्टेबल के लिए जीके जीएस की मैराथन क्लास लेकर आए हैं। हमने अभी तक जितनी भी वीडियो आपको कवर कराई हैं उनके सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन थे जो आपको सीधे आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज की वीडियो उन्हीं क्वेश्चन के बेस पर होने वाली है। यानी आज के वीडियो में हमने कुछ महत्वपूर्ण चुनिंदा सेलेक्टेड क्वेश्चन रखे हैं और पिछले क्वेश्चन आज की वीडियो में होने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को कवर कर लेते हो, आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है, उन्हीं के आधार बेस पर इस वीडियो को बनाया गया है, यानी उन्हीं वीडियो का निचोड़ रखा गया है। मेरे प्यारे साथियों, सभी क्वेश्चन इसमें हमने सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन रखे हैं। चुनिंदा क्वेश्चनों को हमने इसमें शामिल किया है जो हमने पिछली वीडियो में कवर कराया था। तो इस वीडियो को भी ध्यान से जरूर देखिएगा और जिन बच्चों ने पिछली वीडियो देखी थी उनका रिवीजन हो जाएगा, तो उन्हें भी यह वीडियो देखनी जरूरी है। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और मेरे प्यारे साथियों, आप इससे पहले हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए चुनिंदा होने वाला है। तो देखते हैं, पहले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या होने वाला पढ़ते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, मानव खोपड़ी का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ था। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मानव खोपड़ी का प्रथम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ था। तो थलनोरा मध्य प्रदेश से मानव शरीर के खोपड़ी का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ था। आपका ए विकल्प में इसमें आपको दिया गया है। ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं इससे रिलेटिव कुछ इंपॉर्टेंट बिंदुओं के बारे में। जैसे पहला है आपका, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए मेहरगढ़ की बात कर ले, तो मेहरगढ़ जो आपका वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, यहाँ से क्या प्राप्त हुआ था। तो कृषि के प्रथम साक्ष्य, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कृषि के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे, तो कृषि के प्रथम साक्ष्य आपके मेहरगढ़ पाकिस्तान से प्राप्त हुए थे। और बहुत ज्यादा जो आपसे पूछा जाता है, चावल के प्रथम प्रमाण कहाँ से मिले थे, तो चावल के प्रथम प्रमाण आपके कोल्डी हवा यानी उत्तर प्रदेश में आपके स्थित कोल्डी हवा से आपके चावल के प्रथम प्रमाण मिले थे, जो कि आपके क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होता है और यह क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपसे आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है आपका हथनोरा। हथनोरा बात करें तो हथनोरा आपका मध्य प्रदेश में स्थित है और यहाँ से सर्वप्रथम आपका मानव खोपड़ी का प्रथम साक्ष्य, मानव खोपड़ी का प्रथम साक्ष्य यहाँ से सबसे पहले प्राप्त हुआ था, आपको पता होना चाहिए। अगला है आपका भीमबेटका की बात करें तो भीमबेटका जो आपका वर्तमान में मध्य प्रदेश में स्थित है और सेल चित्रकारी के प्राचीनतम परिणाम आपके जो प्रमाण मिले थे, यानी चित्रकारी के जो प्राचीनतम आपके प्रमाण मिले थे वे आपके भीमबेटका मध्य प्रदेश से मिले थे, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला है आपका नर्मदा घाटी की बात करें जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में स्थित है। आपका मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य, क्वेश्चन पूछा जाए कि मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहां से मिले थे, तो मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य आपके नर्मदा घाटी से मिले थे। अगला है आपका चौपानी, मांडो उत्तर प्रदेश में स्थित है और आपके मृतवाहन के प्राचीन साक्ष्य यहाँ से मिले थे। अगला है आपका सांबर झील, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है और ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 2021 में भी रिपीट हुआ था। सांबर झील राजस्थान, विश्व का सबसे पुराने वृक्षारोपण के साक्ष्य, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विश्व के सबसे पुराने वृक्षारोपण के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो आपके सांबर झील से मिले थे। आपके बात करें चिनाज की बात करें, बिहार में स्थित है, मृदबांड और हड्डी प्राप्त हुई। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सर्वप्रथम पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले, तो आदमगढ़ से मिले थे। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आपका 2 बार लगभग आरवी एनटीपीसी में रिपीट हो चुका है। तो मेरे प्यारे साथियों, आज का प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए गोल्डन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप भी हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ये बताना ना भूलें आपको वीडियो कैसी लगी, क्योंकि हम इससे मोटिवेट होते हैं। आपका चैनल को सब्सक्राइब करने में किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं जाता है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो यहाँ से लगभग 3 क्वेश्चन जो है आपके आरआरबी एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन रिपीट हुए थे। आपके आरआरबी एनटीपीसी 2021 में आपके वन अनुसंधान से रिलेटिव लगभग 3 क्वेश्चन जो थे आपके आरआरबी एनटीपीसी 2021 में रिपीट हुए थे। तो कुछ आपके महत्वपूर्ण वन अनुसंधान हमने इसमें बताने की कोशिश की है जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान आपका जबलपुर में स्थित है, आपका सी विकल्प करेक्ट जवाब होगा।
बात करते हैं कुछ आपके भारतीय महत्वपूर्ण वन आपके अनुसंधानों के बारे में, जहां यहाँ से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे आरआरबी एनटीपीसी 2021 के एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे पहला है आपका इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी की बात करें तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी जो है आपकी देहरादून में स्थित है, आपको पता होना चाहिए। दूसरा है आपका भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की बात करें तो भारतीय वन प्रबंधन जो है ये आपकी भोपाल में स्थित हो जाता है। अगला है आपका भारतीय वन्यकीय अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद की बात करें तो भारतीय वन्यकीय अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद आपका देहरादून में है। ये भी क्वेश्चन जो है आपका आरआरबी एनटीपीसी में रिपीट हुआ था। अगला है आपका जीबी पंत हिमालयन आपका पर्यावरण एवं विकास संस्थान आपका अल्मोड़ा में स्थित है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका ट्रेंडिंग टॉपिक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला है आपका वन अनुसंधान संस्थान, सभी को पता है होगा देहरादून में है। वर्षा वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है तो ये आपका जोरहट असम में है। क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में आपसे एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्षा वन अनुसंधान संस्थान, तो वर्षा वन अनुसंधान संस्थान जो है मेरे प्यारे साथियों वह आपका जोरहट असम में स्थित है, आपको पता होना चाहिए। इसमें भी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला है आपका सूक्ष्म वन अनुसंधान संस्थान। अगर हम बात करें सूक्ष्म वन अनुसंधान संस्थान की तो ये आपका कहाँ पर है तो सूक्ष्म वन अनुसंधान संस्थान आपका जोधपुर में है, आपको पता होना चाहिए। अगला है आपका हिमालय वन अनुसंधान आपका शिमला में है। अगला है आपका उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान आपका जबलपुर में है। तो यहाँ से जो है आपके पिछली बार भी 3 क्वेश्चन रिपीट हुए थे। एनटीपीसी के लिए दावेदार सेलेक्टेड टॉपिक बन जाता है, आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका पौधों की वृद्धि व उनमें प्रोटीन के उत्पादन करने के लिए कौन सहायक होता है। तो इसमें जो सहायक होता है आपका नाइट्रोजन होता है। तो हमने इसमें कुछ आपके महत्वपूर्ण पौधों के लिए पोषक तत्व बताने की कोशिश की है, जहां से क्वेश्चन आपसे एनटीपीसी में पूछे गए थे और यहाँ से क्वेश्चन आपके ग्रुप डी एग्जाम में भी क्वेश्चन देखने को मिले थे। क्योंकि आपको पता होगा ग्रुप डी एग्जाम में जो है बायोलॉजी का वर्चस्व ज़्यादा बढ़ जाता है। लगभग 25 क्वेश्चन जो है आपके ग्रुप डी एग्जाम में बायोलॉजी के पूछे जाते हैं। तो बायोलॉजी से भी आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको एनटीपीसी में भी देखने को मिलते हैं और ये जो थे यहाँ से भी क्वेश्चन जो है एनटीपीसी में आपको देखने को मिले थे। तो कुछ हमने इसमें आपके जो है पौधों के लिए पोषक तत्वों के कार्य के बारे में बात की है, जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। आप इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जैसे बात करते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फलों को शीघ्र पकाना और जड़ों के विकास करने में कौन सहायक होता है, तो फलों को शीघ्र पकाना और जड़ों के विकास करने में जो सहायक होता है आपका फास्फोरस होता है, आपसे पूछा जा सकता है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला वो है आपका प्रोटीन व तेल निर्माण के लिए सहायक, यानी पौधों में प्रोटीन व तेल निर्माण के लिए सहायक कौन हो जाता है तो आपका सल्फर हो जाता है। सल्फर आपका पौधों में प्रोटीन व तेल निर्माण के लिए सहायक होता है। अगला है आपका मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की बात करें, ये आपका पौधों में क्लोरोफिल का मुख्य तत्व होता है। क्लोरोफिल का मुख्य घटक या तत्व भी बोल सकते हैं, तो वे आपका मैग्नीशियम होता है। आपका है अगला आयरन। आयरन की बात करें तो आयरन का जो काम होता है पौधों में आपका श्वसन व क्लोरोफिल का उत्पादन करना, यानी पौधों में श्वसन की दर को बढ़ाना और क्लोरोफिल का उत्पादन करना आपका आयरन का काम होता है। अगला है आपका मोडिवेल्डन की बात करें तो ये आपका दलहनों में आपका नाइट्रोजन को आपका स्थिरीकरण करता है, आपको पता होना चाहिए। अगला है आपका सोडियम। सोडियम का जो कार्य होता है पौधों में आपका सूखा यानी प्रतिरोध में वृद्धि, यानी सूखा जो रोग आपका पौधों में आ जाता है उसको कम करने के लिए सहायक जो होता है आपका सोडियम होता है। अगला है आपका पोटेशियम की बात करें, पोटेशियम जो होता है आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने हेतु, यानी जो आपके पौधों को रोग से लड़ने के लिए इनकी क्षमता को बढ़ाता है कौन, पोटेशियम, आपको ध्यान रखना है। अगला है आपका कोबाल्ट की बात करें, कोबाल्ट नाइट्रोजन आपका स्थिरीकरण व विटामिन बी का निर्माण करता है। कैल्शियम की बात करें, कैल्शियम जो होता है आपका कोशिका संरचना व विभाजन, कोशिका संरचना व विभाजन के लिए आपका कैल्शियम अति आवश्यक होता है। तो ये कुछ आपके महत्वपूर्ण पौधों के लिए आपके पोषक तत्व दिए थे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सेलेक्टेड है, गोल्डन है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपकी परीक्षा के लिए, बहुत ज़्यादा दावेदार होने वाले हैं, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है आपकी परीक्षा में पिछली बार भी देखने को मिला था और इस बार भी आपके चांसेस बढ़ जाते हैं इन क्वेश्चनों के आने के, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है। क्वेश्चन पूछा गया है वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति, तो आपका जो ए बिडेन जो है वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। आपका ए विकल्प इसमें करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण,
सभी देश और उनके राष्ट्र अध्यक्ष के बारे में। जैसे कहीं पर तो आपके राष्ट्रपति आपके जो होते हैं प्रथम अध्यक्ष होते हैं, कहीं पर आपके प्रधानमंत्री को मान्यता दी जाती है, कहीं पर आपके राष्ट्रपति शासन चलाते हैं, कहीं पर प्रधानमंत्री। तो कुछ आपके महत्वपूर्ण आपके देख लेते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? आपका जोए बिडेन जो है आपके अमेरिका के राष्ट्रपति है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति की बात करें तो अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति है कौन है? तो कमला आपके हैरिस। क्वेश्चन पूछा जा सकता है अमेरिका के वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? तो कमला आपके हैरिस हो जाते हैं। अगला है आपका जापान के प्रधानमंत्री। तो जापान के प्रधानमंत्री कौन हो जाएगा? आपका फ्लोमियो आपके किसेदो। कौन? आपका फोमियो किसोदो जो होते हैं आपके जापान के प्रधानमंत्री हो जाएंगे। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आपके ऋषि सनुक हो जाएंगे क्योंकि ये भारतीय कुल के, आपको पता होना चाहिए। अगला है आपका कनाडा के प्रधानमंत्री। कनाडा के प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे? आपका जस्टिन टुंड्रा। जस्टिन टुंड्रा आपके कहाँ के? कनाडा के प्रधानमंत्री हो जाते हैं। अगला है आपका दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन होंगे? तो दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति आपका यून सुक योल है, आपको पता होना चाहिए। अगला है आपका बांग्लादेश के प्रधानमंत्री। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? तो शेख हसीना बांग्लादेश की वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। और बांग्लादेश के राष्ट्रपति की बात करें तो बांग्लादेश के राष्ट्रपति आपका अब्दुल हमीद। अब्दुल हमीद वर्तमान में बांग्लादेश के राष्ट्रपति हो जाते हैं। अगला है आपका पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? तो आपका शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ जो है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। बात करें पाकिस्तान के राष्ट्रपति की, तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति आपका आरिफ अलवी। आरिफ अलवी पाकिस्तान के राष्ट्रपति हो जाएंगे। अगला है आपका नेपाल के राष्ट्रपति की बात करें तो नेपाल के राष्ट्रपति आपका विद्या देवी भंडारी हो जाती है, आपको पता होना चाहिए। आगे है आपका नेपाल के आपके राष्ट्रपति आपके कौन होंगे? विद्या देवी भंडारी हो जाती है। चीन के राष्ट्रपति की बात करें तो शी जिनपिंग आपके चीन के राष्ट्रपति हैं। श्रीलंका की बात कर लें तो श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन होंगे? बताइए। श्रीलंका के प्रधानमंत्री आपके दिनेश आपका गुणवर्धन आपके श्रीलंका के प्रधानमंत्री हो जाते हैं। अगला है आपका श्रीलंका के राष्ट्रपति की बात करें तो आपका रानिल आपका विक्रम सिंघे आपके जो होंगे श्रीलंका के राष्ट्रपति होंगे। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री की, तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? आपका एथिनी आपका अल्विंज कौन हो जाएंगे। अगला है आपका न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री देखते हैं तो आपका जेडिस आर्डन हो जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। हंगरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका केटलिन आपके नोवाक। केटलिन नोवाक जो है हंगरी के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। अगला है आपका पुर्तगाल। बात करें पुर्तगाल के प्रधानमंत्री तो आपका एंटोनियो कोस्टा। एंटोनियो कोस्टा जो होंगे वर्तमान में प्रधानमंत्री आपके पुर्तगाल के राष्ट्रपति हो जाते हैं। अगला है आपका कजाकिस्तान। बात करें कजाकिस्तान की तो कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो हो जाते हैं मेरे प्यारे साथियों आपके अलिख आपका स्माइलोव हो जाते हैं। अगला है आपका इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन होंगे? तो आपके जोको विडोडो हो जाते हैं। और इजराइल के राष्ट्रपति आपके इजाक आपका होरगोज हो जाते हैं। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड फैक्ट हैं जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, आपको पता होना चाहिए। आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तब तक के लिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है आपका कि विधि के समक्ष समानता का विवरण भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है विधि के समक्ष समानता का विवरण भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो बात करें विधि के समक्ष समानता का जो विवरण भारतीय संविधान के अनुच्छेद में है वह अनुच्छेद आपके कौन से में है। तो विधि के समक्ष समानता आपका 14 अनुच्छेद में है। ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण ऐसे अनुच्छेदों के बारे में जहां से क्वेश्चन बन सकता है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे हमने इसमें कुछ आपके महत्वपूर्ण आपके अनुच्छेद कवर कराए हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे अनुच्छेद 1 बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र आपके अनुच्छेद 1 में दी गए हैं। अनुच्छेद 2 की बात करें तो नए राज्यों का प्रवेश यानी स्थापना, नए राज्यों का प्रदेश यानी स्थापना आपकी अनुच्छेद 2 में दी गई है। अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 35 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपका मूल अधिकार दिए गए हैं। बात कर लेते हैं विधि के समक्ष समानता की, तो विधि के समक्ष समानता आपकी अनुच्छेद 14 में दी गई है। स्पर्शता का अंत की बात करें अनुच्छेद 17 में होगा। और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत आपका अनुच्छेद 18 में आपको मिल जाता है। बात करें प्रेस की स्वतंत्रता आपकी अनुच्छेद 19 के पहले के क में आपको दी गई है।
अगला है आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो है आपको अनुच्छेद 21 में है। बलात्श्रम आपका निषेध की बात करें आपका अनुच्छेद 23 में है। बालकों के नियोजन के लिए प्रतिषेध बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपका अनुच्छेद 24 में आपको मिल जाता है। बात करते हैं राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्व, आपके अनुच्छेद 35 से अनुच्छेद 51 तक आपके दिए गए हैं। अगला है आपका बच्चों के लिए निशुल्क शिक्षा का जो अनिवार्य है, ये आपकी अनुच्छेद 21 के क में है। अनुच्छेद 40 जो कि आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अनुच्छेद 40 में जो है आपकी ग्राम पंचायतों का संगठन आपका अनुच्छेद 40 में है। अगला है आपका अनुच्छेद 51 का क, मूल कर्तव्य आपके जो है अनुच्छेद 51 के क में आपको दिए गए हैं। अगला है आपका अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति भारत का राष्ट्रपति होगा। अगला है आपका अनुच्छेद 54 में आपका राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। अगला है अनुच्छेद 61 में आपका राष्ट्रपति पर महाभियोग आपका अनुच्छेद 61 में है। अनुच्छेद 72 की बात करें, अनुच्छेद 72 में आपका राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति आपकी अनुच्छेद 72 में आपको दी गई है। अगला है आपका अनुच्छेद 75 में आपका प्रधानमंत्री की नियुक्ति है। अनुच्छेद 79 में आपका संसद का गठन, अनुच्छेद 80 में राज्य का गठन, राज्यसभा का गठन और आपका 81 में लोकसभा का गठन आपका दिया गया है। तो ये कुछ आपके महत्वपूर्ण पॉइंट थे जहाँ से क्वेश्चन आपके कुछ महत्वपूर्ण आपके अनुच्छेद थे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है? अगला क्वेश्चन है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने वर्तमान में 2025 में कौन सा बजट पेश किया? तो कौन सा बजट पेश किया? ये जो पेश किया है मेरे प्यारे साथियों, आपका 8वां बजट पेश किया है, लगातार 8वां बजट पेश किया है। सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो वर्तमान बजट 2025 किसने पेश किया? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने। लगातार कौन सी? तो 8वीं बार लगातार बजट प्रस्तुत किया है। अब इस बजट में जो है आपका 12 लाख तक की आय पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, तो आपको पता होना चाहिए, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका पहले की नई व्यवस्था में क्या टैक्स थे या टैक्स की स्लैब थी? तो इसमें जो पहले था आपका 3 लाख रुपए तक आपका कोई टैक्स नहीं लगता था और 3 से 7 लाख तक आपका 5% टैक्स लगता था। इसी प्रकार देख सकते हैं आपके जो पहले थे। बात करते हैं वर्तमान में जो टैक्स है, वर्तमान में आपका 4 लाख रुपए तक 0% टैक्स, 4 से 8 लाख तक आपका 5% टैक्स। इसी प्रकार आप इनमें देख सकते हो 16 से 20 लाख तक आपका 20% टैक्स, 24 लाख से अधिक आपका 30% टैक्स आपके ऊपर लगेगा। आपको पता होना चाहिए, ये आपकी 2025 टैक्स की नई प्रणाली है, जहां से क्वेश्चन आपसे एनटीपीसी 2025 एग्जाम में फंस सकता है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इन नई टैक्स प्रणाली को आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? तो बात करें रेडियो सक्रियता की खोज की, तो आपकी हेनरी आपका बैक्स बेरल ने आपकी रेडियो सक्रियता की खोज की थी, यानी बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण आपकी खोज वैज्ञानिक और उनकी खोजकर्ताओं के बारे में, जैसे इलेक्ट्रॉन की खोज। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? आपकी जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। प्रोटॉन की खोज की बात करें तो आपका गोल्डस्टीन ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज आपकी जेम्स चैडविक ने की थी। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। डायनामो की खोज आपका माइकलेव आपका फेराडे ने की थी। परम सिद्धांत की बात करें आपका जॉन डाल्टन ने की थी। रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी आपका मैक्सवेलन ने की थी। और आपकी रेडियम की खोज आपकी जो की थी मैडम क्यूरी ने की थी। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आज के सभी क्वेश्चन भारत के किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन पूछा गया है नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये जो स्थित है आपको पता होना चाहिए, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य भारत के आपके कौन से में हो जाता है? आपको पता होना चाहिए, आपका गुजरात राज्य में है। पहला ही विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं भारत के कुछ महत्वपूर्ण उद्यान और अभ्यारण्य के बारे में, जो क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। जैसे पहला है आपका जिम कॉर्बेट आपका राष्ट्रीय उद्यान। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए कहाँ है। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तराखंड में। अगला है आपका कान्हा आपका किसली राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान आपका मध्य प्रदेश में है। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो मानस वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है?
मानस जब वन्यजीव अभ्यारण्य आपका असम में स्थित हो जाता है। बात करें पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य की, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य आपका केरल में है, आपको पता होना चाहिए। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, क्वेश्चन पूछा गया है कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान आपका राजस्थान में हो जाता है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तर प्रदेश में है। शिकारी देवी अभ्यारण्य की बात करें तो शिकारी देवी अभ्यारण्य आपका मध्य प्रदेश में हो जाता है। बात करें काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मेरे प्यारे साथियों आपका असम में होगा। और आपका केवला देव घना पक्षी, आपका बिहार की बात करें तो केवला देव घना पक्षी बिहार आपका राजस्थान राज्य में स्थित हो जाता है। यहीं पर गिर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो गिर राष्ट्रीय उद्यान आपका गुजरात में होगा। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपका कर्नाटक में हो जाता है। अगला है आपका नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य की बात करें तो नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य आपका गुजरात में स्थित है। आपका नंद नकल आपका वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें कनन की, ये आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। आपका दच्चीग्राम अभ्यारण्य बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, दच्चीग्राम अभ्यारण्य आपका जम्मू कश्मीर में है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की बात करें आपका उत्तराखंड में स्थित है। आपका सिमलीपाल अभ्यारण्य, क्वेश्चन पूछा गया है सिमलीपाल अभ्यारण्य, तो सिमलीपाल अभ्यारण्य आपका उड़ीसा राज्य में हो जाता है। आपका मुदुमलाई अभ्यारण्य की बात करें, मुदुमलाई अभ्यारण्य आपका कहाँ पर होगा, तमिलनाडु में आपका मुदुमलाई अभ्यारण्य हो जाता है। आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए, इंपॉर्टेंट गोल्डन क्वेश्चन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है गढ़वाली नृत्य भारत के किस राज्य में होता है। क्वेश्चन पूछा गया है गढ़वाली नृत्य, तो गढ़वाली नृत्य जो है मेरे प्यारे साथियों आपको पता होगा, गढ़वाली नृत्य भारत के आपके उत्तराखंड राज्य में होता है। उत्तराखंड राज्य बी विकल्प में आपको दिया गया है, यानी बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं भारत के कुछ महत्वपूर्ण राज्य और उनके नृत्यकारों के बारे में, जहां से क्वेश्चन बन सकता है, आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसा आपका पहला है आपका बारदोछम, बारदोछम नृत्य कहाँ पर बनाया जाता है, बारदोछम नृत्य आपका अरुणाचल प्रदेश में बनाया जाता है, आपको पता होना चाहिए। अगला है आपका कुचिपुड़ी आपका कोलत्तम, तो कुचिपुड़ी कोलत्तम कहाँ पर बनाया जाता है, कुचिपुड़ी कोलत्तम आपका आंध्र प्रदेश में बनाया जाता है। अगला है आपका बिहू आपका जुमार नाच की बात करें तो बिहू जुमार नाच आपका कहाँ का नृत्य है, बिजहू और जुमार नाच आपके असम राज्य में बनाए जाते हैं। अगला है आपका कथक और आपका चरकुला नृत्य की बात करें तो कथक और चरकुला दोनों नृत्य आपके उत्तर प्रदेश में बनाए जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन बन सकते हैं कि कथक और आपके चरकुला नृत्य आपके कहाँ पर बनाए जाते हैं, कथक और चरकुला नृत्य का आपको मेरे प्यारे साथियों पता होगा, आपके उत्तर प्रदेश और आपके चरकुल आपके बनाए जाते हैं। गढ़वाली की बात करें, गढ़वाली आपका उत्तराखंड में बनाया जाता है। और आपका पाड़वा नृत्य की बात करें आपका उत्तरांचल में बनाया जाता है। ओडिसी और छाऊ की बात करें आपका उड़ीसा राज्य में बनाया जाता है। यक्षगान और आपका हत्तारी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, यक्षगान नृत्य, तो यक्षगान नृत्य बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। यक्षगान नृत्य जो बनाया जाता है आपका कर्नाटक राज्य में यक्षगान नृत्य बनाया जाता है। कथकली की बात करें, कथकली आपका केरल में बनाया जाता है। गरबा और रास आपका गुजरात में बनाया जाता है, आपको पता होना चाहिए। मांडो नृत्य की बात करें, मांडो नृत्य मेरे प्यारे साथियों आपका गोवा राज्य में बनाया जाता है। पंथी की बात कर लें तो पंथी आपका छत्तीसगढ़ में पंथी नृत्य बनाया जाता है। रोफ नृत्य की बात करें, रोफ नृत्य आपका जम्मू कश्मीर में बनाया जाता है। कर्मा और छऊ नृत्य की बात करें, कर्मा और छऊ नृत्य आपका झारखंड राज्य में बनाया जाता है। बात करें मणिपुरी नृत्य की तो आपका मणिपुर में बनाया जाता है। कर्मा और चरकुला आपका मध्य प्रदेश में भी बनाया जाता है। लावड़ी की बात करें, लावड़ी आपका महाराष्ट्र में बनाया जाता है। आपका खानतुम नृत्य की बात करें, खानतुम नृत्य आपका मिजोरम राज्य में भी बनाया जाता है। आपका लाहो की बात करें, लाहो आपका मेघालय में बनाया जाता है। भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु में बनाया जाता है। तो ये कुछ आपके भारत के आपके नृत्य दिए गए हैं, राज्य के प्रकार दिए गए हैं, महत्वपूर्ण सेलेक्टेड है, जो आपसे आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था। बताइए वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ना ही आपको कमेंट वर्क करने में, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करने में, ना ही आपका वीडियो को लाइक करने में किसी प्रकार का पैसा जाएगा। बस हम आपसे इससे मोटिवेट होते हैं और आपके लिए सेलेक्टेड से सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट
आपका गोल्डन क्वेश्चनों के साथ महत्वपूर्ण वीडियो लाने की कोशिश करते हैं, जिससे आपको सीधे आपकी परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिले। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ये बताना ना भूलें आपको वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। किसे जाना जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो बात करें भारत के मार्टिन लूथर, तो भारत का जो मार्टिन लूथर के नाम से जाना जाता है आपका दयानंद सरस्वती को। दयानंद सरस्वती को भारत में मार्टिन लूथर के नाम से जाना जाता है। ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रमुख उपनाम जो आपसे क्वेश्चन बने हैं और आपके जो है एनटीपीसी के लिए दावेदार होने वाले हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हो जाएगा आपका स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन सी हो जाता है आपका स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करें तो आपका जो स्वामी दयानंद सरस्वती को जाना जाता है भारत का मार्टिन लूथर के नाम से जाना जाता है। यहीं पर बात कर ले मदर टेरेसा की, तो मदर टेरेसा को मदर के नाम से जाना जाता है। और वाल्मीकि की बात कर लें तो वाल्मीकि को आदि कवि के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहीं पर बात कर लें खान अब्दुल गफ्फार खान की, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को जो जाना जाता है मेरे प्यारे साथियों सीमांत गांधी और बादशाह खान और सीमांत गांधी के नाम से जो जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है, आपको ध्यान रखना होगा। यहीं पर बात करें नागार्जुन की, तो नागार्जुन को जो जाना जाता है मेरे प्यारे साथियों भारतीय आइंस्टाइन के नाम से आपका नागार्जुन को जाना जाता है, आपको ध्यान रखना है। और अगला देखते हैं, बात करते हैं लाल बहादुर शास्त्री की। तो बात करें मेरे प्यारे साथियों लाल बहादुर शास्त्री की, तो लाल बहादुर शास्त्री को जो जाना जाता है आपका मैन ऑफ पीस के नाम से लाल बहादुर शास्त्री को जाना जाता है, आपको ध्यान रखना है और आपकी परीक्षा के लिए दावेदार भी हो जाता है। यहीं पर बात करें पंडित जवाहरलाल नेहरू की, तो पंडित जवाहरलाल जो नेहरू थे आपके इन्हें चाचा जी और पंडित जी के नाम से भी जाना जाता है। सलीम अली की बात करें तो सलीम अली को वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आपका देश रत्न और आज़ाद शत्रु के नाम से जाना जाता है, आपको ध्यान रखना है, आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका शिवराम। आपका क्वेश्चन पूछा गया है शिव रमन समिति का संबंध किससे है। बहुत ही ज़्यादा दावेदार क्वेश्चन एनटीपीसी परीक्षा के लिए क्वेश्चन पूछा गया है शिव रमन समिति का संबंध किससे है, तो आपको पता होना चाहिए शिव रमन समिति का जो संबंध है मेरे प्यारे साथियों आपका नाबार्ड की स्थापना से जो है आपका शिव रमन समिति का संबंध है। यानी इसमें जो सही जवाब होने वाला है आपका ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है बिल्कुल सही चुना है, ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब है। चुनिंदा क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण समिति और उनके आपके क्या है आयोगों के बारे में। जैसे पहला है आपका गोईपोरिया। कौन सा? गोईपोरिया समिति। तो गोईपोरिया का जो आपकी समिति का संबंध है वह है आपका बैंकिंग सेवा सुधार से आपको पता होना चाहिए गोईपोरिया समिति का संबंध है, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला है आपका सुंदर राजन समिति का संबंध जो है आपका खनिज तेल में सुधार से। और मीरा सेठ समिति की बात करें आपका हथकरघा आपके विकास में हो जाएगा। महालोनोबिस की बात करें तो महालोनोबिस आपका राष्ट्रीय आय से संबंधित है। स्वामीनाथन समिति की बात करें जनसंख्या नीति से संबंधित हो जाती है। महाजन समिति की बात करें आपका नीति आयोग आपका चीनी उद्योग से हो जाती है। आपका सत्यम समिति की बात करें कपड़ा नीति से आपकी हो जाती है। यहीं पर बात करें आपका सुरेंद्र तेंदुलकर कौम की तो आपका पंचायती राज से संबंधित हो जाती है। और आपका शिव रामन समिति की बात करें तो शिव रामन समिति आपकी नाबार्ड की स्थापना से रिलेटिव हो जाती है। तो आज के जो क्वेश्चन दिए गए थे सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट और चुनिंदा क्वेश्चन थे जो आपकी परीक्षा के लिए दावेदार होने वाले थे। मेरे प्यारे साथियों, आपको इन क्वेश्चनों के बारे में पता होना चाहिए। और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है कोयला उत्पादक में प्रथम स्थान पर है, तो कोयला उत्पादन में कौन प्रथम स्थान पर है? तो कोयला उत्पादन में प्रथम स्थान पर आपका चीन हो जाता है। चीन आपको विकल्प बी में दिया गया है, यानी बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। बढ़ते हैं, कुछ महत्वपूर्ण आपके उत्पादकों के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कुछ आपके खनिज दिए गए हैं, आपके विश्व में प्रथम और भारत में प्रथम दिए गए हैं जहाँ से क्वेश्चन आपसे बनता है। जैसे पहला है आपका कोयला, तो कोयले में प्रथम स्थान पर कौन है? विश्व में प्रथम स्थान पर कोयले में आपका चीन है। और भारत में प्रथम स्थान की बात करें तो भारत में प्रथम स्थान पर जो कोयले में है आपका छत्तीसगढ़ है, आपको ध्यान रखना।
दूसरा हो जाता है आपका हीरा। हीरे की बात करें तो हीरे में जो आपका प्रथम स्थान है आपका रूस का है, और भारत में जो प्रथम स्थान है हीरे में आपका मध्य प्रदेश में सर्वाधिक हीरा पाया जाता है। यहीं पर तांबे की बात करें तो तांबे का जो सर्वाधिक स्थान आता है, सर्वाधिक पाया जाता है आपका विश्व में चिली में है, और आपका भारत में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तांबा पाया जाता है। लोहा अयस्क की बात करें तो लोहा अयस्क आपका कहाँ पर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में हो जाता है, और उड़ीसा राज्य में आपका सर्वाधिक आपका लोहा अयस्क पाया जाता है। यहीं पर चांदी की बात करें, चांदी आपकी मैक्सिको में पाई जाती है सर्वाधिक, और भारत की बात करें भारत में आपके राजस्थान में सर्वाधिक चांदी पाई जाती है। बॉक्साइट की बात कर लें तो बॉक्साइट में आपकी सर्वाधिक आपकी बॉक्साइट पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, उड़ीसा में आपकी भारत में पाई जाती है। मैग्नीज की बात करें दक्षिण अफ्रीका और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक आपकी मैग्नीज पाई जाती है। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आपको इन क्वेश्चनों के बारे में पता होना चाहिए। आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था। तो मेरे प्यारे साथियों, मिलते हैं तब तक के लिए अगली वीडियो में। त्वचा का फटना और आंखों का लाल होना, त्वचा का फटना और आंखों का लाल होना किस विटामिन की कमी के कारण रोग है? तो बताइए, क्वेश्चन पूछा गया है त्वचा का फटना और आंखों का लाल होना। तो त्वचा का फटना और आंखों का लाल जो होना है वह आपका विटामिन B2 की कमी के कारण होता है। विटामिन B2 आपको विकल्प सी में दिया गया है, यानी सी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है। अगर मेरे प्यारे साथियों आप भी इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो हमारे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं जाता, नहीं हमको मिलता है। हम इससे मोटिवेट होते हैं और आपके लिए महत्वपूर्ण सेलेक्टेड क्वेश्चन लाने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और जितने भी विटामिन से संबंधित आपके रोग हैं वे हम इसमें कवर कराएंगे, क्योंकि यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपको कई बार आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे बात कर लें विटामिन ए, तो विटामिन ए की कमी के जो रोग होता है, पहला तो होता है सभी बच्चों को पता होता है रतौंधी। रतौंधी रोग आपका विटामिन ए की कमी के कारण होता है। संक्रमणों का खतरा जो होता है विटामिन ए की कमी के कारण होता है। और आपका जीरोपेथालमिया, जीरोपेरो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये रोग आपको पता नहीं होगा। आपका जेरोपेथो आपका लिया जो होता है आपका विटामिन ए की कमी के कारण होता है। विटामिन B1 की बात करें तो विटामिन B1 की कमी के कारण आपका जो रोग होता है विटामिन आपका कौन सा हो जाएगा, बेरी रोग हो जाएगा। सभी बच्चों को पता होगा मैं मानता हूँ। विटामिन B2 की कमी के कारण जो होता है आपका त्वचा का फटना और आंखों का लाल होना। त्वचा का फटना और आंखों का लाल होना आपका विटामिन B2 की कमी के कारण होता है। विटामिन B3 की बात कर लें तो त्वचा पर आपका दाद होना, त्वचा पर दाद होना विटामिन B3 की कमी आप होती। विटामिन B5 की बात कर लें तो विटामिन B5 की कमी के कारण आपका जो होता है बाल सफ़ेद होना, यानी बालों का सफ़ेद होना विटामिन B5 की कमी है। विटामिन B की बात करें, विटामिन B6 की, तो आपका एनीमिया रोग होता है, और त्वचा रोग आपका विटामिन B6 की कमी के कारण होता है। विटामिन B7 की बात करें तो आपका लकवा, शरीर में दर्द रहना, बालों का गिरना आपका विटामिन B7 की कमी के कारण होता है। विटामिन B11 की बात करें तो आपका एनीमिया रोग होता है। पेचिश रोग भी विटामिन B11 के कारण आपका होता है। और जो आपके विटामिन बचे हैं विटामिन C, तो विटामिन C की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, आपका एनीमिया रोग होता है, और पांडु रोग विटामिन C की कमी के कारण होता है। विटामिन D की बात करें रिकेट्स होता है, आपका ओस्टियो आपका मलेशिया होता है। विटामिन ई की बात करें, विटामिन ई की कमी के कारण आपकी जनन शक्ति का कम होना, यानी जनन शक्ति का कम होना, WBC का कम होना आपका विटामिन ई की कमी के कारण होता है। विटामिन के की बात करें तो विटामिन के की कमी के कारण जो रोग होता है त्वचा का थक्का न जमना, त्वचा का थक्का न जमना विटामिन के की कमी के कारण होता है। आपको ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मलक्का जल संधि किन को जोड़ती है? क्वेश्चन पूछा गया है मलक्का जल संधि किन को जोड़ती है। ये क्वेश्चन आपका RRB NTPC 2021 में भी क्वेश्चन रिपीट हुआ था। आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट क्वेश्चन हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए। मलक्का जल संधि, तो मलक्का जल संधि जो जोड़ती है वह आपकी अंडमान सागर और दक्षिणी सागर को जोड़ती है। इसमें सी विकल्प आपका सही जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प सी चुना है बिल्कुल सही चुना है, सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण संधियों के बारे में जहां से क्वेश्चन आपसे बन सकता है। पहला आपका हडसन जल संधि। हडसन जल संधि आपके लिए मोस्ट हो जाती है, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। हडसन जल संधि जो होती है आपकी हडसन की खाड़ी और आपका अटलांटिक महासागर के बीच आपकी हडसन की जल संधि स्थित है।
जिब्राल्टर की जनसंधि बहुत इंपॉर्टेंट है। जिब्राल्टर की जो जल संधि है वह आपकी भूमध्य सागर और आपका अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, आपको ध्यान रखना है। आपका कोरिया जल संध्या की बात करें तो कोरिया जल संध्या आपका जो है ये मेरे प्यारे साथियों जापान एवं पूर्वी चीन को आपकी कोरिया की जल संधि जोड़ती है, आपके लिए मोस्ट हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। जिब्राल्टर की संधि भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर हो जाता है, ये भी आपके लिए मोस्ट है। बाल संधि जो होती है आपकी तम सागर और आपका दक्षिणी सागर के मध्य स्थित है, आपको ध्यान रखना है, आपकी परीक्षा के लिए गोल्डन हो जाता है। गुंडा जल संध्या की बात करें तो सुंडा जल संधि आपका जावा सागर और आपका हिंद महासागर के मध्य होती है। बात करें आपका टोकरा जल संधि जो जोड़ती है आपकी पूर्वी चीन सागर को और प्रशांत महासागर को, पूर्वी चीन सागर और प्रशांत महासागर को आपकी टोकरा जल संधि जोड़ती है। युकांडा जल संधि की बात करें, युकांडा जल संधि आपकी मैक्सिको की खाड़ी और आपका आपकी बियन की साड़ी को जोड़ती है। बात करें बेरिंग जल संधि की तो बेरिंग जल संधि आपकी बेरिंग सागर और आपका चुक्सी सागर को आपस में जोड़ती है। डेविस जल संधि आपकी बेफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ती है। तो ये कुछ आपकी महत्वपूर्ण जल संधियाँ दी गई हैं जहाँ से रिलेटिव आपको एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बनता है और आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको इन क्वेश्चनों के बारे में पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका रोजगार सृजन जनसंख्या का नियंत्रण किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य है। क्वेश्चन पूछा गया है रोजगार सृजन जनसंख्या का नियंत्रण किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य है। तो 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, 5 दूसरी पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना, 8वीं या 12वीं। तो कौन सी पंचवर्षीय हो जाएगी। तो रोजगार सृजन और जनसंख्या का नियंत्रण आपका 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आता है। 8वीं पंचवर्षीय योजना सी विकल्प में आपको दिया गया है, सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। देखते हैं आपकी पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में, बात कर लेते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो शासनकाल रहा वह आपका 1951 से आपका 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना चली, आपको ध्यान रखना है। और कृषि को प्राथमिकता प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो आपकी दी गई थी कृषि को प्राथमिकता दी गई थी, आपको ध्यान रखना है। अगली है आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना, 1956 से 1961 तक चली और उद्योग क्षेत्र में प्राथमिकता इसमें दी गई थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक चली थी, कृषि और उद्योग को इसमें प्राथमिकता दी गई। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 तक चली गई और न्याय के साथ गरीबों के विकास के लिए इसमें जो है सृजन किया गया। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 तक चली थी और गरीबों और आत्मनिर्भर बनाया, गरीबी और आत्मनिर्भर इसमें हम बन गए थे। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से आपका 1985 तक चली, 5वीं पंचवर्षीय योजना के रूप में ही आपकी थी ये। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 चली, इसमें आपका फूड प्रोडक्शन, रोजगार और आपका उद्गाता शब्द को इसमें उद्गाता हमने प्राप्त कर ली थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें, 8वीं पंचवर्षीय योजना जो थी आपकी 1992 से 1997 तक चली, रोजगार सृजन और जनसंख्या का नियंत्रण हमने 8वीं पंचवर्षीय योजना में किया था। 9वीं पंचवर्षीय योजना आपकी 1997 से 2002 तक चली, 7% की विकास दर इसमें हमने प्राप्त की थी, इसका लक्ष्य था। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक चली गई, स्वरोजगार और आपकी संसाधनों का विकास आपका इसमें किया गया था। 11वीं पंचवर्षीय योजना जो चली थी आपकी 2007 से 2012 तक चली, व्यापक और तेजी से इसमें विकास होने लगा था। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 तक स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता आपका संगम विकास का सुधार इसमें आपका किया गया था और इसके बाद जो है आपका योजना आयोग को जो था आपका नीति आयोग बना दिया गया था। तो ये आपकी पंचवर्षीय योजना है जहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपातकाल का सिद्धांत की अवधारणा कहाँ से ली गई है, यानी भारतीय संविधान में आपातकाल के सिद्धांत की अवधारणा आपकी कहाँ से ली गई है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो ये जो ली गई है मेरे प्यारे साथियों आपका जर्मनी से ली गई है। जर्मनी आपको डी विकल्प में दिया है, यानी डी विकल्प सही जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है बिल्कुल करेक्ट चुना है, डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। बात करते हैं कि आपके भारतीय संविधान में किस देश से कौन से तथ्य लिए गए, क्योंकि ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। जैसे पहला है आपका ब्रिटेन की बात कर लें तो संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है, संसदीय प्रणाली आपकी ब्रिटेन से ली गई है। विधि निर्माण करना आपकी ब्रिटेन से ली गई है। एकल नागरिकता भी आपकी ब्रिटेन से ली गई है।
अमेरिका की बात करें तो अमेरिका से आपकी न्यायिक प्रक्रिया जो कि ली गई है अमेरिका से ली गई है। स्वतंत्रता का अधिकार और मौलिक अधिकार, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है कि स्वतंत्रता का अधिकार और मौलिक अधिकार आपसे कहाँ से लिया गया है, तो आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जर्मनी के संविधान की बात करें तो जर्मनी के संविधान से आपका आपातकाल का सिद्धांत आपका जर्मनी के संविधान से लिया गया। फ्रांस की बात कर लें तो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था आपकी फ्रांस से ली गई है। क्या से ली गई है? गणतंत्रात्मक व्यवस्था आपकी फ्रांस से ली गई है। कनाडा की बात करें तो कनाडा से जो लिया गया है मेरे प्यारे साथियों, राज्यों में शक्ति का विभाजन आपका कनाडा से लिया गया है। यहीं पर अगर हम बात करें आयरलैंड की तो आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से आपका संवर्ती सूची ली गई है। दक्षिणी अफ्रीका से बात करें तो दक्षिणी अफ्रीका से आपकी संविधान संशोधन की प्रक्रिया आपकी दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। यहीं पर रूस की बात करें तो रूस से आपके मूल कर्तव्य लिए गए हैं, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बने हैं और एनटीपीसी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका बाड़ा लाचा दर्रा आपको भारत के किस राज्य में देखने को मिलेगा? तो ये जो मिलेगा आपको हिमाचल प्रदेश में मिलेगा। हिमाचल प्रदेश आपको ए विकल्प में दिया गया है, यानी ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आज मैं इसमें वीडियो में कुछ आपको महत्वपूर्ण दर्रे बताऊंगा। इन दर्रों से बाहर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आप इन्हीं दर्रों को याद कीजिएगा, क्योंकि बार बार यही क्वेश्चन आपके रिपीट में होते रहते हैं और आपके जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आप इन्हीं दर्रों को याद कर जाइएगा। जैसे बात कर लेते हैं भारत के कुछ महत्वपूर्ण दर्रों के बारे में। तो ये कुछ आपके महत्वपूर्ण दर्रे हैं, यहीं से क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। पहला है आपका काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा आपका कहाँ पर स्थित है? लद्दाख में स्थित है। जोजिला दर्रा आ जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जोजिला दर्रा आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। पीर पंजाल दर्रे की बात करें, पीर पंजाल दर्रा आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। आपसे आरआरबी एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछ भी लिया गया है। बनिहाल दर्रे की बात करें तो बनिहाल दर्रा आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। बुर्जिल दर्रे की बात करें, बुर्जिल दर्रा आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। सिपकिला दर्रा आपका इंपॉर्टेंट होता है। सिपकिला दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये भी क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन देखने को मिला है। रोहतांग दर्रे की बात करें तो रोहतांग दर्रा मेरे प्यारे साथियों आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। बड़ा लाचा दर्रे की बात करें तो बड़ा लाचा दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लिपुलेख दर्रे की बात करें, लिपुलेख दर्रा आपका उत्तराखंड में स्थित है। एसएससी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एसएससी के एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है लिपुलेख दर्रा। माना दर्रा की बात करें, माना दर्रा आपका उत्तराखंड में स्थित है। नीति दर्रे की बात करें, नीति दर्रा मेरे प्यारे साथियों उत्तराखंड में स्थित है। नाथुला दर्रे की बात करें, नाथुला दर्रा आपका सिक्किम में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। जेले पलो दर्रा की बात करें तो जेले पलो दर्रा आपका सिक्किम राज्य में स्थित है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बोमडिला आपका बोमडिला दर्रे की बात करें आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, आपके लिए सेलेक्टेड क्वेश्चन है। आपका यांगपंग दर्रा आपका कहाँ पर है? आपका यांग पे, तो आपका कहाँ पर हो जाएगा? ये आपका कहाँ पर हो जाता है? आपका अरुणाचल प्रदेश में हो जाता है। दीपू दर्रे की बात करें, दीपू दर्रा आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तुजू दर्रा आपका मणिपुर में स्थित है, आपकी परीक्षा के लिए गोल्डन है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। क्वेश्चन पूछा गया है भारत में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है भारत में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। तो भारत में काली मिर्च का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है आपका केरल राज्य है। केरल आपको विकल्प बी में दिया गया है, यानी बी विकल्प इसमें करेक्ट जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है बिल्कुल सही चुना है, बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे पहला है आपका भारत में धान का सबसे बड़ा उत्पादक। तो आपका भारत में धान का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आपका पश्चिम बंगाल है। कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। अगला है आपका भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में बात करें हम गेहूं के सबसे बड़े उत्पादक राज्य की, तो उत्तर प्रदेश जो है भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका हो जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा भारत में गन्ने की सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो गन्ने का सबसे उत्पादक राज्य आपका उत्तर प्रदेश होगा। मूंगफली सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य की बात करें तो आपका गुजरात हो जाता है। मूंगफली सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका गुजरात हो जाएगा। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका असम हो जाता है। असम आपका चाय में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य होगा।
बांस उत्पादक राज्य की बात करें तो बांस उत्पादक राज्य आपका असम हो जाता है। जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बात करें तो जूट का सबसे बड़ा उत्पादक आपका जो करता है पश्चिम बंगाल करता है, आपको ध्यान रखना है। तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य की बात करें तो तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका आंध्र प्रदेश हो जाता है। केले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपको ध्यान रखना है, भारत में केले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका तमिलनाडु हो जाता है। केसर की बात कर लें, केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका जम्मू कश्मीर हो जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के जो क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन थे। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। शिक्षा एवं कला के संस्थापक किसे माना जाता है? तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शिक्षा एवं कला के संस्थापक किसे माना जाता है। पहला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये क्वेश्चन आपको जो है एनटीपीसी 2021 में भी क्वेश्चन देखने को मिला था। तो क्वेश्चन पूछा गया है, शिक्षा एवं कला के जो संस्थापक माना जाता है आपका सी आपका राजगोपालचारी को माना जाता है। सी आपका राजगोपालचारी, इसमें आपको विकल्प सी में दिया गया है, यानी सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। स्वतंत्रता से पूर्व गठित आपकी अंतरिम सरकार के बारे में और स्वतंत्रता के आपके जो है पहले आपके मंत्रिमंडल के बारे में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है मेरे प्यारे साथियों आपसे भर भर के क्वेश्चन पूछा गया था। और जो ये आपका क्वेश्चन था जो आपसे एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी क्वेश्चन जो है आपका यहीं से पूछा गया था। तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे बात करते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए राजमंडल आपसे संबंध आपका या राजमंडल एवं विदेश में मामले से संबंधित कौन थे, तो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। बात करते हैं आपके वल्लभ भाई पटेल की, तो आपके स्वतंत्रता से पहले जो आपकी गठित अंतरिम सरकार थी, इसमें जो थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे आपके गृह आपका और सूचना का प्रसारण इन्होंने किया था। सरदार आपके बलदेव सिंह की बात करें तो ये आपके रक्षा मंत्री थे, आपको पता होना चाहिए। और जॉन मथाई की बात करें तो ये आपके उद्योग मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। और आपका जोगेंद्र नाथ आपके मंडल, ये तो जे थे आपके मेरे प्यारे साथियों आपके विधि मंत्री थे। अब्दुल रब निशांत की बात करें तो ये मेरे प्यारे आपको जो निसार थे ये डाक एवं वायु मंत्री थे। लियाकत अली खां की बात करें तो लियाकत अली खां मेरे प्यारे साथियों आपके वित्त मंत्री थे। बात करते हैं आपके गजाफर अली खां की, ये आपके स्वास्थ्य मंत्री थे। आई आपके सदर, ये आपके वाणिज्य मंत्री थे। और आपके ये आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके आसफ अली, ये आपके रेल और परिवहन मंत्री थे, जो आपसे बहुत ज़्यादा आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है। बात करते हैं स्वतंत्रता का जो पहला मंत्रिमंडल था, यानी स्वतंत्रता के बाद जो आपका पहला मंत्रिमंडल था, उसके बारे में भी बहुत आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे स्वतंत्रता के पहले मंत्रिमंडल में आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे, तो खाद्य एवं कृषि मंत्री जो थे वे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्रता के पहला आपके खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, आपको पता होना चाहिए। बात करें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की, तो ये जो थे आपके पहले शिक्षा मंत्री थे। और स्वतंत्रता से पहले आपके जो स्वतंत्रता का जो पहले अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, जब शिक्षा मंत्री कौन थे, तो आपके सी राजगोपालचारी। और स्वतंत्रता के बाद कौन थे, तो आपके जो थे आपके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। जॉन मथाई की बात करें तो डॉक्टर जॉन मथाई जो है रेलवे एवं परिवहन मंत्री थे। कौन थे? स्वतंत्रता के बाद आपके जॉन मथाई जो थे आपके रेलवे और परिवहन मंत्री थे, आपको पता होना चाहिए। जगजीवन राम की बात करें तो जगजीवन राम आपके मेरे प्यारे साथियों श्रम मंत्री थे। आपके सरदार बलदेव सिंह की बात करें तो सरदार बलदेव सिंह जो थे रक्षा मंत्री थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे विधि मंत्री थे। आपकी राजकुमारी अमृता कौर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। राजकुमारी अमृता कौर आपकी स्वतंत्रता के बाद जो थी स्वास्थ्य मंत्री रही थी। CH आपकी भाभा की बात करें तो ये आपके वाणिज्य मंत्री थे। रफ़ी अहमद आपका कदवई की बात करें तो ये आपके संचार मंत्री थे। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी की बात करें तो ये आपके उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे। आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि उद्योग और आपूर्ति मंत्री कौन है, तो उद्योग और आपूर्ति मंत्री आपके डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी थे। बात करें RK आपके पुष्पमुख चेट्टी की, तो ये जो थे मेरे प्यारे साथियों आपके वित्त मंत्री थे। ये क्वेश्चन भी आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन के बारे में, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा आपकी परीक्षा में देखने को मिलता है।
तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे साथियों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे प्यारे साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में, वीडियो को लाइक करने में आपका किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं जाता, नहीं हमको मिलता है। बस हम इससे मोटिवेट होते हैं और आपके लिए सेलेक्टेड से सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने की कोशिश करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, पटकोई बूम पर्वत जो चोटी कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन पूछा गया है पटकोई बूम पर्वत जो आपकी हिमालय की एक प्रमुख चोटी है, ये आपकी कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है आपके पश्चिम बंगाल, आपका तिब्बत हिमालय, अरुणाचल प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो ये जो है मेरे प्यारे साथियों आपकी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश इसमें आपको सी विकल्प में दिया गया है। सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं हिमालय की कुछ महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण पर्वत चोटियों के बारे में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपसे एनटीपीसी में भी क्वेश्चन पूछा गया था, आरआरबी ग्रुप डी में यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिला था, और आरपीएफ एसआई जो आपका 2019 में क्वेश्चन हुआ है उसमें भी यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिला था। ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपका जो 25 तारीख में जो आपका आरपीएफ आपका एसआई 2024 का एग्जाम हुआ था पहली शिफ्ट, उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिला था। तो ये क्वेश्चन जो है आरपीएफ कांस्टेबल के लिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे बात करें हिमालय की जो आपकी पर्वत चोटी है यानी एवरेस्ट, जिसे हम बोलते हैं माउंट एवरेस्ट, तो ये कहाँ पर स्थित है, ये आपकी नेपाल में स्थित है, आपको पता होना चाहिए। अगली चोटी है आपकी टाइगर हिल, जो कि बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। यही क्वेश्चन टाइगर हिल जो था आपका एनटीपीसी 2021 में पूछा गया था कि टाइगर हिल जो आपकी हिमालय की एक चोटी है कहाँ पर है, तो ये आपकी पश्चिम बंगाल में है। अगला है जो औ आपका पर्वत, तो ये आपका कहाँ पर है, ये आपका तिब्बत हिमालय में है, आपको पता होना चाहिए। नंगा पर्वत की बात करें तो नंगा पर्वत जो है पाक अधिकृत कश्मीर यानी पाकिस्तान के जो अधीन में कश्मीर आता है वहाँ पर क्या है आपका नंगा पर्वत है, आपको पता होना चाहिए। चिन्ह श्रृंखला की बात करें तो चिन्ह श्रृंखला जो है मेरे प्यारे साथियों आपकी मणिपुर में है। कहाँ पर है चिन्ह श्रृंखला, कहाँ पर है चिन्ह श्रृंखला आपकी मणिपुर में है, आपको पता होना चाहिए। अगला है आपका लेमटोल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। लेमाटोल जो है आपका मणिपुर में है। ये क्वेश्चन जो है आपसे लगभग 3 से 4 बार आपकी परीक्षाओं में पूछ लिया गया है, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। नंगा देवी की बात करें, नंगा देवी आपका उत्तराखंड में है, आपको पता होना चाहिए। अन्नपूर्णा की बात करें, अन्नपूर्णा आपका नेपाल में है। पीर पंजाल कहाँ पर है, पीर पंजाल आपका जम्मू एवं कश्मीर में है। और बात करें धौलाधार की, आपका हिमाचल प्रदेश में है। तो ये मेरे प्यारे साथियों हिमालय पर स्थित कुछ महत्वपूर्ण पर्वत थे, जहाँ से एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बनता है और आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये आपके लिए गोल्डन हो जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन यानी आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम स्टडी अड्डा आरके के नाम से आप सर्च करोगे तो भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल आ जाएगा। हमारे ही यूट्यूब चैनल का लोगो आपको देखने को मिलेगा। मेरे प्यारे साथियों टेलीग्राम चैनल को जरूरी इसलिए है आपके लिए क्योंकि हम टेलीग्राम चैनल पर इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड, इंपॉर्टेंट गोल्डन आपके लिए टॉपिक लेकर आते हैं और पीडीएफ भी हम वहाँ पर ही प्रोवाइड कर देते हैं। कुछ आपके महत्वपूर्ण जो जैसे आपकी पोस्ट होती है, आपके लिए गोल्डन पोस्ट हम वहाँ पर आपके लिए कवर कराते हैं, जिससे आपको सीधे आपकी परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिले जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो मेरे प्यारे साथियों जल्दी से जाइएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका भारत की राजधानी, क्वेश्चन पूछा गया है भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया। तो क्वेश्चन पूछा गया है भारत की राजधानी कलकत्ता को दिल्ली से स्थानांतरित किया गया, यानी भारत की राजधानी जो आपकी कलकत्ता थी सबसे पहले उसे दिल्ली स्थानांतरित कब किया गया था, तो आपका 1912 में किया गया था। कब किया गया था, 1912 में किया गया था। ये क्वेश्चन भी लगभग 3 से 4 बार आपकी रेलवे परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। भारत की राजधानी दिल्ली को कलकत्ता से जो स्थानांतरित किया गया था 1912 में आपका किया गया था। देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आधुनिक इतिहास की आपकी महत्वपूर्ण घटना और आपके उनका वर्ष। जैसे पहला है आपका बंगाल विभाजन के विरुद्ध स्वदेशी आंदोलन की घोषणा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि बंगाल आपके विभाजन के दौरान जो बंगाल विभाजन के विरुद्ध जो आपकी स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई थी ये आपकी कब हुई थी, तो 7 अगस्त 1905 को। कब हुई थी, 7 अगस्त 1905 को आपकी बंगाल
विभाजन के विरुद्ध स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई थी। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है। अगला है आपका इलाहाबाद की संधि। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलाहाबाद की संधि कब हुई, आपके लिए मोस्ट है, इसे मोस्ट करेंगे। तो इलाहाबाद की संधि आपकी 1765 में हुई थी, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है बंगाल में द्वैत शासन। तो बंगाल में द्वैत शासन कब लगा था? 1765 में ही बंगाल में द्वैत शासन लगा था। अगला है आपका मंगल पांडे को फांसी। तो मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? तो मंगल पांडे को जो फांसी दी गई थी आपकी 8 अप्रैल 1857 को। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। अगला है आपका अल्बर्ट बिल विवाद। आपका 1883 में अल्बर्ट बिल विवाद आया था। ये क्वेश्चन एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा भी गया है। अगला है आपका कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को ही थी। जो बच्चा एसएससी की तैयारी कर रहा है उसको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए, कांग्रेस की स्थापना, क्योंकि कांग्रेस की स्थापना एसएससी में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। अगला है आपका बंगाल विभाजन का निर्णय। बंगाल विभाजन का निर्णय कब आया था? तो 20 जुलाई आपका 1905 को। 20 जुलाई 1905 आपका 5 को बंगाल विभाजन का निर्णय आया था, आपको पता होना चाहिए। अगला है बंगाल आपका विभाजन प्रभावी हुआ। तो ये जो प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। बंगाल विभाजन रद्द कब किया गया था? आपका 1911 में बंगाल विभाजन रद्द किया गया था, जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगला है कांग्रेस का सूरत विभाजन जो हुआ था आपका 1907 में हुआ था। ब्रिटिश सरकार द्वारा विस्फोटक पदार्थ आपका अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये जो हुआ था आपका 1900 में। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है जो आपसे अधिकांश क्वेश्चनों में देखने को मिलता है। एसएससी में भी क्वेश्चन पूछा जाता है और रेलवे एग्जाम में भी लगभग 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है ब्रिटिश सरकार द्वारा विस्फोटक पदार्थ थे उस अधिनियम को कब पारित किया गया था? तो 1900 में उस अधिनियम को पारित किया गया था। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा गोल्डन हो जाता है। तो ये कुछ आपकी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, वरना हम इस पोस्ट को आपकी टेलीग्राम चैनल पर भी आपको प्रोवाइड करा देंगे और पीडीएफ भी घेर देंगे। वहाँ से जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो और इन पोस्टों को भी देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है टिलिएसी कुल किसकी प्रजाति है? क्वेश्चन पूछा गया है टिलिएसी कुल जो है आपकी किसकी प्रजाति है? ऐसा क्वेश्चन एनटीपीसी 2021 में भी एक आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। ग्रुप डी 2022 में जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। एएलपी 2024 में जो आपका हाल ही फिलहाल में एग्जाम हुआ है उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। आरपीएफ कांस्टेबल 2024 में एसआई 2024 में एग्जाम में पूछा गया है। और आरपीएफ जो आपका एसआई का एग्जाम हुआ था 2019 में, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुल जैसे आपके कुछ भोज्य पदार्थ हैं उनके कुल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछा गया है टिलिएसी किस की प्रजाति है? तो टिलिएसी कुल जो है ये आपकी जूट की प्रजाति है। किसकी प्रजाति है? जूट की प्रजाति है। जूट इसमें बी विकल्प में आपको दिया गया है, जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण फसलों के आपके कुल व वनस्पति नाम। यानी वनस्पति नामों को तो हमने इसमें भी कवर नहीं किया, क्योंकि वनस्पति नाम जो है वे हम अगर इसमें कवर कराते तो आप इन फसलों के कुल भूल जाते, क्योंकि अधिकांश बच्चे वनस्पति नाम ही याद कर लेते हैं, कुल याद नहीं करते। तो आप पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आपको जो है आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा, एक बार आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है ग्रेमी। कौन सा? ग्रेमिनी किस फसल का कुल है? तो ग्रेमिनी जो है आपका चावल का कुल है और ग्रेमिनी ही जो है आपका गेहूं का कुल है। कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि सर अगर आपको दोनों विकल्प दिए जाए गेहूं और चावल तो आपको क्या लगाना है? तो आपको जो पहली चॉइस चुनना है। दोनों विकल्प वैसे तो आपको दिए नहीं जाएंगे, अगर आपको दिए जाएं तो गेहूं को आपको चुनना है। तो ग्रेमिनी आपका जो है कहाँ का कुल है? तो मक्का का जो है कुल है। कॉर्न की बात करें तो कॉर्न कहाँ का किसका कुल है? तो कॉर्न जो है आपका मक्का का कुल है। लेग्यूम कुल की बात करें तो लेग्यूम कुल जो है आपका दलहन का है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आपका अगला है क्रूसीफेरा कुल। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्रूसीफेरा कुल। ये आपका एएलपी में क्वेश्चन पूछा गया था। क्रूसीफेरा कुल। तो क्रूसीफेरा कुल जो है मेरे प्यारे साथियों ये आपका सरसों का है, आपको ध्यान रखना है। कौन सा? क्रूसीफेरा कुल किसका है? तो क्रूसीफेरा कुल आपका सरसों का है, आपको ध्यान रखना है। अगला है आपका मालवेसी कुल की बात करें तो मालवेसी कुल किसका है? मालवेसी कुल आपका कपास का है। मालवेसी कुल किसका है? मालवेसी कुल आपका कपास का है।
आपका टिलियसी कुल की बात करें तो टिलियसी कुल आपका जूट का है। टिलियसी कुल किसका है? टिलियसी कुल आपका जूट का है। ग्रेमिनी कुल आपकी गन्ने का भी है, आपको ध्यान रखना है। एना कार्डियसी आपका एना कार्डियसी कुल की बात करें आपका आम का है। और आपका सोलेनेसी कुल की बात करें तो ये आपका आलू का है। तो कुछ मेरे प्यारे साथियों ये कुल थे जो आपसे पूछे जाते हैं, आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। आप अपने एग्जाम से पहले इन्हें रटकर जरूर जाइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए गोल्डन क्वेश्चन होने वाला है। अगर यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो मेरे प्यारे साथियों ये वीडियो जो है आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा दावेदार होने वाली है। तो एक बार इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, मूल अधिकारों एवं अल्पसंख्यक हेतु समिति के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक हेतु समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे आपको पता होना चाहिए। आपके सरदार पटेल थे। सरदार पटेल आपको सी विकल्प में दिया गया है, यानी सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं भारतीय संविधान की भारतीय सभा की समितियों के बारे में, जहां से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। यहां से आपको आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया है, ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया है, एएलपी में क्वेश्चन पूछा गया है, और आपका आरपीएफ एसआई जो आपका हाल ही फिलहाल में एग्जाम हुआ है वहां पर भी इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये टॉपिक आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये सभी जो आपकी समिति है कहीं ना कहीं आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। तो देखते हैं एक एक के बारे में, आपके बारे में बात करते हैं। पहली है आपकी संघ आपकी शक्ति समिति। तो बात करें हम संघ शक्ति समिति के जो अध्यक्ष थे कौन थे? तो आपके जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू आपके संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे, आपको पता होना चाहिए। दूसरी समिति है आपकी संघीय संविधान समिति। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। राज्यों के लिए आपकी समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। बात करते हैं सलाहकार समिति की। तो सलाहकार समिति के जो अध्यक्ष थे वे मेरे प्यारे साथियों कौन थे? तो आपके सरदार पटेल। सरदार पटेल आपके सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, आपको पता होना चाहिए। आरपीएफ एसआई 2024 में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था कि सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपके सरदार पटेल जो थे सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे, आपको पता होना चाहिए। अगला है आपका प्रांतीय संविधान समिति की बात करें तो प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष है मेरे प्यारे साथियों सरदार पटेल हैं। अगला है आपका मूल अधिकार उप समिति के जो अध्यक्ष हो जाएंगे आपके जेबी कृपलानी हो जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। प्रारूप समिति की बात करें तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। अल्पसंख्यक उप समिति की बात करें तो आपका एच.सी. मुखर्जी अल्पसंख्यक उप समिति के आपके अध्यक्ष होते आते हैं। अगला है आपका संचालन समिति। संचालन समिति के अध्यक्ष आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे। आपके झंडा समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाते हैं। अगला है आपका प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे। तो ये कुछ आपकी ऐसी समिति थी जो आपसे आपकी परीक्षा में पूछी गई थी और आपके लिए परीक्षा के लिए गोल्डन हो जाती हैं। मेरे प्यारे साथियों, आपने अभी तक हमारे चैनल पर नए हो, चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर करें। इससे हम मोटिवेट होते हैं और आपके लिए सिलेक्टेड से सिलेक्टेड गोल्डन क्वेश्चन लाने की कोशिश करते हैं। आप जब हमें कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक बताते हैं तो हमें ये पता चलता है कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, आपको वीडियो अच्छी लग रही है या आप किस तरीके का और हम आपको कंटेंट प्रोवाइड कराएं, जिससे कि आपको जो है अधिकांश क्वेश्चन आपकी परीक्षा में देखने को मिले। तो मेरे प्यारे साथियों कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें, वीडियो को लाइक किया करें और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दें। जितने भी आपके स्टडी ग्रुप चल रहे हैं आप अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अगर वीडियो पर पहली बार विजिट किया है तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका झिझिया नृत्य भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये इस नृत्य के बारे में भी पता होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। एनटीपीसी 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था सीबीटी 1 में, फिर सीबीटी 2 में भी ये क्वेश्चन आपका 2022 में शायद एनटीपीसी का हुआ था, उसमें भी रिपीट हुआ था, और फिर आपका ग्रुप डी में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कहाँ से संबंधित है? ये आपका बिहार से संबंधित है, आपको पता होना चाहिए। बिहार इसमें आपको विकल्प सी में दिया गया है, यानी सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं भारत के कुछ महत्वपूर्ण नृत्यों के बारे में, जहां से क्वेश्चन बन सकता है। ये आपके कुछ महत्वपूर्ण नृत्य हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे पहला है आपका भांगड़ा। भांगड़ा नृत्य की बात करें तो भांगड़ा नृत्य आपका पंजाब का है, आपको पता होना चाहिए। अगला है आपका गिद्धा।
गिद्धा नृत्य कहाँ का है? तो गिद्धा नृत्य आपका पंजाब का है, ये भी आपके लिए सिलेक्टेड है। गरबा नृत्य बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए गरबा नृत्य के बारे में। तो गरबा नृत्य कहाँ का है मेरे प्यारे साथियों? भारत में गरबा नृत्य आपका गुजरात राज्य में बनाया जाता है। डांडिया नृत्य की बात करें तो डांडिया नृत्य जो है आपका गुजरात का है। कर्मा नृत्य की बात कर लें, कर्मा नृत्य आपका ओडिशा और छत्तीसगढ़ राज्य का हो जाता है। कहाँ का है? कर्मा नृत्य आपका ओडिशा और छत्तीसगढ़ राज्य का हो जाता है, आपको पता होना चाहिए। रऊफ की बात कर लें तो रव नृत्य कहाँ का है? रऊफ नृत्य आपका जम्मू कश्मीर का है, आपके लिए दावेदार होगा, आपसे क्वेश्चन बन सकता है। कुडी या टम की बात करें तो ये कहाँ का है? ये मेरे प्यारे साथियों आपका केरल का लोक नृत्य है। कीर्तन की बात करें ये आपका पश्चिम बंगाल का नृत्य है। धामली आपका कहाँ का है? तो धामली आपका जम्मू कश्मीर का नृत्य है। हिक्कत की बात करें आपका जम्मू कश्मीर का है। मुखौटा बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, मुखौटा आपका कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का है, इसे आप नोट करेंगे। मुखौटा नृत्य कहाँ का है? आपका हिमाचल प्रदेश का हो जाता है। सरहुल की बात करें, सरहुल नृत्य कहाँ है? तो ये आपका छोटा नागपुर क्षेत्र, छोटा नागपुर क्षेत्र का आपका नृत्य है। धूमर की बात करें, धूमर आपका राजस्थान का नृत्य है। यक्षगान की बात कर लें, यक्षगान आपका कर्नाटक का नृत्य हो जाएगा। बिहू की बात करें, बिहू आपका असम का नृत्य है, इसके बारे में तो बता ही दिया है। नाटी की बात करें, नाटी आपका हिमाचल प्रदेश का नृत्य हो जाएगा। काल बे लिया की नृत्य ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आपका राजस्थान का है, आप इसे मोस्ट करेंगे, क्वेश्चन के लिए आपका सेलेक्टेड हो सकता है। गंगिया की बात करें ये आपका बिहार का है, और आपका तहर है ताली की बात करें ये आपका राजस्थान का नृत्य हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों ये कुछ आपके महत्वपूर्ण सेलेक्टेड नृत्य दिए गए हैं, जहाँ से क्वेश्चन आपसे बनता है, आपकी परीक्षा के लिए गोल्डन हो जाता है। आपको इन नृत्यों के बारे में पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 1984 गोल्डन क्वेश्चन होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका 1984-1989 के बीच किस प्रधानमंत्री का शासनकाल रहा? तो ये क्वेश्चन जो था हमने वीडियो में एक आपका जो इससे पहले की वीडियो थी उसमें टेस्ट के रूप में दिया था। तो जिन बच्चों ने इसका जवाब आपका राजीव गांधी को चुना था, बिल्कुल सही चुना था, राजीव गांधी इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। ये वीडियो जो था इससे पहले प्रैक्टिस सेट में हमने कमेंट बॉक्स में इसका क्वेश्चन के बारे में पता करा था, यानी टेस्ट के रूप में दिया था। तो जिन बच्चों ने राजीव गांधी को चुना था बिल्कुल सही चुना था, राजीव गांधी इसका सही जवाब होगा। तो बात करते हैं भारत के प्रधानमंत्री के शासनकालों के बारे में, जहां से क्वेश्चन आपसे बनता है और आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे आपसे भारत के प्रधानमंत्री पहले हो जाएंगे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनका जो शासनकाल रहा था 1947 से 1964 तक रहा था। दूसरे प्रधानमंत्री हो जाते हैं आपके गुलजारी लाल नंदा, इनका शासनकाल जो था आपका 27 मई से 9 जून 1964 तक इनका शासनकाल रहा था। बात करते हैं लाल बहादुर शास्त्री की बात कर लें तो लाल बहादुर शास्त्री का आपका शासनकाल 1964 से 1966 तक रहा। गुलजारी लाल नंदा अगले प्रधानमंत्री थे जिनका शासनकाल आपका 11 से आपका 24 जनवरी तक आपका 1966 तक रहा था। इंदिरा गांधी आ जाती हैं उनके बाद। इंदिरा गांधी का जो शासनकाल था आपका 1966 से 77 तक रहा। मोरारजी देसाई की बात कर लें, इनका शासनकाल आपका 1977 से आपका 1989 तक इनका शासनकाल रहा था। अगले प्रधानमंत्री हैं आपके चौधरी चरण सिंह, इनका शासनकाल 1979 से लेकर 80 तक रहा। इंदिरा गांधी का शासनकाल 1980 से लेकर 84 तक रहा था। राजीव गांधी की बात करें, राजीव गांधी का शासनकाल आपका 1984 से 1989 तक रहा। पीवी सिंह की बात करें तो इनका शासनकाल 1989 से आपका 90 तक रहा। चंद्रशेखर का 90 से आपका 91 तक रहा। पीवी नरसिम्हा राव का आपका 91 से 96 तक रहा। अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल आपका लगभग 16 जून शायद 16 मई से लेकर 1 जून तक 1966 तक रहा था। एच.डी. देवगौड़ा की बात करने तो 1996 से लेकर आपका 97 तक रहा था। आपका आई के गुलजार की बात कर लें तो इनका शासनकाल कब तक रहा था? 97 से 98 तक रहा। अटल बिहारी वाजपेयी का जो शासनकाल था आपका 1998 से 2004 तक रहा था। डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात कर लें, इनका जो शासनकाल रहा था 2004 से 2014 तक रहा था। और अगले हैं आपके वर्तमान में नरेंद्र मोदी। तो आप इनका कमेंट बॉक्स में हमको बताएंगे, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि नरेंद्र मोदी का शासनकाल कब से कब तक है, कब तक रहा, कब से इनका शासनकाल शुरू हुआ था। तो मेरे प्यारे साथियों अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ये क्वेश्चन हम आपको टेस्ट के रूप में देते हैं। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का कितने प्रतिशत है? तो क्वेश्चन पूछा गया है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितने प्रतिशत है। तो वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह आपकी 0.03% है, आपको पता होना चाहिए। बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है।
मेरे प्यारे साथियों, अगर आपने भी हमारी वीडियो पर पहली बार विजिट किया है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दें, क्योंकि इस काम को करने में आपका किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं जाता। हम इससे मोटिवेट होते हैं, हमें ये पता चलता है कि इस वीडियो ने हमें इतने सब्सक्राइबर दिए, इतने लाइक आए, इतने कमेंट आए, तो हमें आपको और भी अच्छा से कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। तो क्वेश्चन बात करते हैं वायुमंडल में प्रमुख गैसों के बारे में। जैसे पहला है आपका नाइट्रोजन। बात कर लें नाइट्रोजन गैस के बारे में, तो वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत कितना है, तो 78.08। 78.08% जो है वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत है, आपको ध्यान रखना है। अगला है आपका ऑक्सीजन की बात कर लें, तो ऑक्सीजन की बात कर लें तो ऑक्सीजन का कितने प्रतिशत है, तो 20.9 आपका 20.95 आपका वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत हो जाएगा। यहीं पर आर्गन की बात करें तो आर्गन का प्रतिशत आपका 0.93% है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना हो जाएगा, 0.036% आपकी हो जाती है। नियोन गैस की बात कर लें तो नियोन गैस का प्रतिशत आपका 0.002% है। क्रिप्टॉन आपका 0.001% हो जाएगा। हीलियम की बात कर लें, हीलियम आपका 0.005% है। जेनॉन और हाइड्रोजन का बहुत ज़्यादा पूछा जाता है मोस्ट आपके लिए, तो हाइड्रोजन कितना है, 0.00 आपका 5% जो है आपका वायुमंडल में हाइड्रोजन पाया जाता है। तो ये आपके लिए गोल्डन होने वाला है। आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है हाइड्रोजन कितने प्रतिशत पाया जाता है, तो आप इसे नोट करेंगे। ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका तारिक ए फिरोजशाही के लेखक कौन है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है तारिक ए फिरोजशाही के लेखक कौन है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे एनटीपीसी 2021 में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है आपका तारिक ए फिरोजशाही के लेखक। तो तारिक ए फिरोजशाही के जो लेखक है वह आपका जियाउद्दीन आपका बरनी है, आपको ध्यान रखना है। ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं आपकी मुगल कालीन रचनाओं के बारे में, जहाँ से क्वेश्चन बनता है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सेलेक्टेड है, दावेदार है और पूछा ही जाता है। पहली है आपकी किताब उल आपका यामनी। किताब उल यमनी के इसके लेखक कौन है, तो उत्तर भी हो जाएंगे। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा चुका है। किताब उल हिंद की बात करें तो किताब उल हिंद के लेखक कौन है, तो आपके अलबरूनी। अलबरूनी कौन हो जाएंगे, किताब उल हिंद के लेखक हो जाएंगे। आपके लिए मोस्ट है, ये क्वेश्चन भी आपका रेलवे एग्जाम में रिपीट हुआ है। शाहनामा की बात करें तो शाहनामा जो आपकी रचना है इसके लेखक कौन है, तो शाहनामा के आपके फिरदौसी हो जाएंगे। आपका तबकात ए आपके नासिरी की बात करें तो इसके लेखक कौन हो जाते हैं, मिनहाज उस आपका सिराज आपके लेखक हो जाएंगे। अगला है आपका तारिक ए फिरोजशाही के लेखक कौन है, तो जियाउद्दीन बरनी हो जाएंगे। आपका फुतुह उल आपका उस सलाम आपका सलातीन के इसके लेखक कौन है, तो आपके अब्दुल मलिक आपके निवासी हो जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। पद्मावत की बात कर लें तो मलिक मोहम्मद जायसी होंगे। रेहला बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि आपके रेहला के लेखक कौन है, तो इब्न बतूता आपके रेहला के आपके क्या है लेखक हैं। फुतुहत ए आपके फिरोजशाही के लेखक कौन होंगे, फिरोज शाह तुगलक हो जाते हैं। आपका किरान उस आपका सादेन के लेखक कौन हो जाएंगे, अमीर खुसरो हो जाएंगे। मोस्ट रचना है, ये भी रचना आपसे बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। बात करते हैं आपकी गुलरुखी, बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला अब तक का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है गुलरुखी। गुलरुखी के लेखक कौन है, तो आपके सिकंदर लोदी आपके गुलरुखी के लेखक हो जाते हैं। तिब्बत ए सिकंदरी के लेखक आपके मियाँ भुजा हो जाएंगे। संगीत आपके मसीह आपकी बात कर लें तो आपके कौन हो जाते हैं, संगीत आपके मीमांसा, संगीत मीमांसा के लेखक कौन है, आपके राणा कुंभा है। आपका मुंदेर विजय की बात करें गंगा देवी हो जाएंगी, और संगीत राज के लेखक कौन हो जाते हैं, राणा कुंभा हो जाते हैं। तो ये कुछ आपकी महत्वपूर्ण आपकी संतलत कालीन रचना दी गई थी, जहाँ से क्वेश्चन बनता है आपकी परीक्षा के लिए गोल्डन इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड हो जाती हैं। आपको इनकी रचना के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं।